हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अणुगति सिद्धांत के एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों के हल। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ऑक्सीजन के अणुओं के आयतन और एसटीपी पर इसके द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास हमको दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम। बोल क्या रहा है कि जैसे ये कोई एक कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है पूरे में, ठीक है। तो ऑक्सीजन पूरे में भरी हुई है तो ऑक्सीजन के अणु तो ऐसे होंगे दूर दूर, एक अणु इधर एक अणु इधर, इस तरह से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इस पूरे का आयतन वो बहुत ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन के अणु हैं उनका आयतन बहुत कम होगा, क्योंकि वो बहुत कम जगह लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। तो हमको दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम लोग एक मोल के लिए ले सकते हैं कि एक मोल में पहले हम लोग एक अणु का आयतन निकाल लेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये निकल गई। यहाँ से एक अणु का आयतन निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक का निकल गया। अब एक मोल में कितने अणु होते हैं, कुल आयतन कैपिटल वी ले लो, कुल किसका, एक मोल का, एक मोल का आयतन कितना हो जाएगा Na यानी कि एवोगैड्रो संख्या, क्योंकि एक अणु का हमको मिल गया तो एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये हमको आयतन मिल जाएगा किसका, एक मोल में रहे हुए अणुओं का, सिर्फ अणु, ठीक है, पूरी गैस का नहीं। और पूरी गैस का आयतन क्या होता है, पूरी गैस का आयतन एसटीपी पर, तो एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। गैस का आयतन 22.4 लीटर। बस इसको और इसको क्या कर देना है, भाग कर देना है, वो अनुपात मिल जाएगा। तो इसको करते हैं, देखो। तो O2 का व्यास हमको दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम, तो O2 की त्रिज्या निकाल लेंगे बटे 2 करके, इसको सेंटीमीटर में ले लिया। और प्रत्येक अणु का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, गोले का आयतन। अब एक मोल में ये अणुओं की संख्या है। तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.023 गुणा 10⁻23। तो कुल अणुओं का आयतन, यानी कि एक मोल में जितने भी अणु हैं उनका आयतन, तो एक का हमको पता है, तो गुणा क्या कर देंगे, Na कर देंगे, एवोगैड्रो संख्या। तो ये हमको मिल जाएगा कि जितने भी एक मोल में जितने भी अणु हैं सबका एक एक का आयतन कितना होगा कुल सबका मिला के, तो ये आएगा 8.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब एसटीपी पर एक मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, ये एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है जो हमको पता है। तो 22.4 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 22.4 गुणा 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। तो अब क्या करना, हमको अनुपात निकालने को बोला है। तो अणुओं का आयतन है ये और गैस का आयतन है ये, तो इन दोनों को बटे कर देंगे, तो आएगा 3.8 गुणा 10⁻⁻4। तो इतना अनुपात आएगा दोनों का, यानी कि यह इतना गुना कम है, अणुओं का आयतन जो है वो 4 गुणा 10⁻⁻4 इतना गुना कम है, बहुत कम है। और जबकि गैस जो है वो पूरा ज़्यादा आयतन लेती है। अगला सवाल करते हैं अब इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि मोलर आयतन एसटीपी पर किसी गैस, यानी कि आदर्श गैस है, कि एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, ये बताना है। ये हमको बताना है कि वो कितना है 22.4 लीटर होता है। तो एसटीपी मतलब देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो है दाब होता है 1 atm के बराबर और ताप हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लोग केल्विन में बदल लेंगे। तो अब आदर्श गैस का नियम है PV = nRT।
यहाँ से हमको क्या निकालना है, V निकालना है। तो V क्या हो जाएगा, nRT बटे में P। अब N क्या है, 1 मोल। R क्या है, गैस नियतांक। तो गैस नियतांक कितना होता है, 8.314, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल दो तो 273.15 केल्विन। P 1 एटीएम है, तो 1 एटीएम को किस में कन्वर्ट करना है हमको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये होता है 013 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर देंगे, काट पीट के आंसर आपका आ जाएगा, वो मीटर क्यूब में आएगा और उसको हम लोग लीटर में बदल देंगे। तो देखो आंसर कैसे आएगा इसका, तो वही सारी वैल्यूज में रख देंगे, V = nRT/P में। तो ये आपका आएगा 0.0224 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब हुआ दशमलव अगर यहाँ पे ले लेते हैं 22.4 पे 10⁻³ हो जाएगा। अब 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से, तो क्या बन जाएगा, हमारा लीटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। अगला सवाल इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि चित्र में ऑक्सीजन के 1 × 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान के लिए PV/T एवं P के 2 अलग अलग तापों का ग्राफ दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमको दर्शाया गया है। यहाँ पर है PV/T y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है P। तो अब देखो गैस का नियम क्या बोलता है, PV = μRT। तो अगर मैं PV/T की बात करूं, T इधर ले लूं, तो ये किसके बराबर होगा, μR। अब म्यू यानी कि nRT भी बोल सकते हैं इसको, म्यू यानी कि मोल की संख्या, R यानी गैस कांस्टेंट। तो दोनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो भले ही मैं P कितना भी बदलूं तो PV/T नहीं बदलना चाहिए। किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, है ना। तो इसीलिए आदर्श गैस के लिए इसका जो ग्राफ आएगा ये सीधी रेखा आएगा, ये डॉटेड लाइन है जो। अब हम ये भी जानते हैं कि कोई भी गैस आदर्श गैस का व्यवहार कब करती है, जब उसका तापमान बहुत अधिक हो और उसका दाब बहुत कम हो, यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब पर। क्यों, क्योंकि उच्च दाब पर गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उच्च ताप और निम्न दाब पर बहुत दूर दूर होंगे, तो उनके बीच जो अंतराण्विक जो बल लगता है ना, उसको नहींवत हम मान सकते हैं। तभी जो है वो गैस का नियम लगेगा, क्योंकि हमने गैस के नियम के लिए माना है कि जो भी हमने जो थियरी पढ़ी, पोस्टुलेट उसके याद किए, तो उसमें हमने ये माना कि गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल नहीं लगेगा, है ना, एक दूसरे के बीच। तो वो तभी हो सकता है जब वो बहुत दूर हो। तो बहुत दूर तभी होंगे जब तापमान बहुत अधिक हो और दाब बहुत कम हो। अब हमको बताना है, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, बिंदु की रेखा क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है ये आदर्श गैस के लिए, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से। तो देखो अब जो T1 है ना, ये आदर्श गैस वाली जो लाइन है इसके करीब है, T2 वाला दूर है। तो करीब है इसका मतलब कि वो लगभग आदर्श गैस जैसा व्यवहार दिखा रही है। तो आदर्श गैस जैसा व्यवहार दिखाने के लिए तापमान अधिक होना चाहिए, उच्च ताप पर ही दिखाएगी। तो T1 जो है ये ज़्यादा होगा T2 से। y एक्स पर जहाँ वक्र मिलते हैं वहाँ PV/T का मान, यहाँ पर PV/T किसके बराबर होगा, देखो PV/T किसके बराबर होगा, μR यानी कि nR। तो ये दर्शाएगा यहाँ पर nR। तो अब nR हम निकाल सकते हैं, ठीक है। nR PV/T = होता है nR, n मतलब मोल की संख्या, R गैस कांस्टेंट। अब हमको मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, गिवन मास बटे में मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है ऑक्सीजन का, ये है 1 × 10⁻³ kg।
और मोलर द्रव्यमान हमको पता है 32 ग्राम। ठीक है, तो दोनों को बट्टे करेंगे तो n मिल जाएगा, r तो गैस कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी बट्टे टी का मान मिल जाएगा इसके लिए, है ना। तो ये अणु द्रव्यमान दे रखा है 32 और r दे रखा है 8.31। तो देखो इसको पहले 3 क्वेश्चन देख लेते हैं ए बी सी। पहला हो जाएगा कि वो आदर्श गैस के लिए वो जो डॉटेड लाइन है वो बताती है, और दूसरा जो है वो T1 ज़्यादा है क्योंकि उच्च ताप पर ही आदर्श व्यवहार होता है उसका। और सी में NR हमको निकालना है। पहले हम लोग n निकाल लेंगे। n बराबर देखो 1 गुणा 10 की घात -3 kg मतलब 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम की क्या आ गया, स्मॉल m 1 ग्राम। अब कैपिटल M 32 ग्राम यानी कि मोलर द्रव्यमान। तो 1/32 गुणा R, तो इसको गुणा करेंगे 0.26 जूल पर केल्विन। ये हो जाएगा किसका मान, इसका मान। ये यहाँ पर y एक्सिस पे PV/T किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब ये बोल रहा है डी में यदि हम ऐसा ही ग्राफ 1 गुणा 10 की घात -3 kg हाइड्रोजन के लिए बनाएं, यानी कि उतना ही द्रव्यमान हाइड्रोजन के लिए बनाएं, तो क्या उस बिंदु पर जहां वक्र y एक्स पर मिलते हैं PV/T का मान वही होगा जो हमने अभी ऑक्सीजन के निकाला, या बदल जाएगा। अब PV/T किसके बराबर होता है, NR। R तो नहीं बदलेगा पर N बदलेगा क्या, तो N क्या होगा, देखो दिया गया द्रव्यमान बटे अणु का द्रव्यमान, तो ये तो बदल जा रहा है, तो PV/T भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अलग है कैपिटल M, ऑक्सीजन के लिए अलग है। तो अगर बदल रहा है तो कितना है वह भी निकालना है, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमको दे रखा है 2.02, तो पहले N निकाल लेंगे। दिया गया द्रव्यमान वही है 1 ग्राम और बटे 2.02 ग्राम, और गुणा कर देंगे R से। तो देखो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर वो मान दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन के लिए अलग है हाइड्रोजन के अलग है, वो बता रहे हैं हम लोग, तो ये बोल रहा है कि यह मान जो हाइड्रोजन वाला जो PV/T है वो ऑक्सीजन के बराबर ही आए, इसके लिए हमको हाइड्रोजन कितना ग्राम लेना पड़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन को मैं कितना द्रव्यमान लूँ कि PV/T का मान वही आए जो किसके लिए आया था, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए PV/T का मान क्या है, N ऑफ ऑक्सीजन R तो कांस्टेंट होता है, और यह किसके बराबर होना चाहिए, N फॉर हाइड्रोजन और R, मतलब हाइड्रोजन के मोल की संख्या और ऑक्सीजन के मोल की संख्या दोनों बराबर होगी, तभी तो NR दोनों का सब सेम आएगा। तो अब इसके मोल की संख्या ऑक्सीजन की कितनी है, 1/32, R और R तो कट हो गया। अब हाइड्रोजन के मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान। तो यह द्रव्यमान पूछ रहा है हमको स्मॉल mh वाला, तो स्मॉल mh किसके बराबर हो जाएगा, 1/32 गुणा कैपिटल MH। तो ये मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए 2.02, तो 1/32 गुणा 2.02 करेंगे। इतना ग्राम अगर हम लोग हाइड्रोजन लेके आएंगे तो उसका भी PV/T यहीं पर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो अणु का द्रव्यमान है वो अलग है ऑक्सीजन से, इसलिए हमको उसकी जो ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कितना होगा, देखो तो H2 का आवश्यक द्रव्यमान हो जाएगा मोल की संख्या किसकी, ऑक्सीजन की, 1/32 गुणा मोलर द्रव्यमान 2.02, ये हो जाएगा 6.3 गुणा 10 की घात -5 kg। सॉरी, ये बढ़ाना नहीं, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रेशियो सेम चाहिए। ऑक्सीजन का मोलर वाला कम हो रहा है तो ये भी कम करना पड़ेगा, तो रेशियो उतना ही आ जाएगा। फिर अगला सवाल है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका आयतन है 30 लीटर
में ऑक्सीजन का आरंभिक दाब 15 एटीएम एवं ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें से कुछ गैस निकाल लेने के बाद, ठीक है, प्रमाणी यानी कि गेज का दाब गिरकर कितना हो गया 11 एटीएम एवं ताप गिरकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अब कैसे ऐसा होगा अगर उसमें से हम लोग कुछ ऑक्सीजन निकाल दें तो यही पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि सिलेंडर से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाल दी गई है। R का मान दे रखा है और O2 का अणु द्रव्यमान दे रखा है। पहले तो इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है कि ये जो प्रमाणी यानी कि गेज दाब होता है ये अंतर होता है, ठीक है। अगर आप उसका दाब निकालना चाहेंगे, परम दाब, ठीक है, तो परम दाब P1 किसके बराबर आएगा? एक तो जो दाब है, जैसे ये है प्रारंभिक में 15 एटीएम और उसमें जो वायुमंडलीय दाब है 1 एटीएम, इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो गेज प्रेशर होता है, जो गेज से हम लोग जैसे पहले भी मैंने बताया है कि हम लोग जैसे साइकिल के टायर की हवा मापते हैं प्रेशर गेज से, तो वो बताता है कि साइकिल का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में कितना अंतर है, ठीक है, वो बताता है वो। तो वो अंतर बताता है, वह एक्चुअल में साइकिल का प्रेशर नहीं बताता है। तो साइकिल का प्रेशर तो तब पता चलेगा कि जब साइकिल के प्रेशर में बाहर का प्रेशर भी ऐड होगा तब। तो बाहर का प्रेशर होता है 1 एटीएम और ये 15 एटीएम प्रेशर गैस का, तो ये P1 आएगा, ठीक है। अब P1, V1, T1 तीनों चीज़ें हमको दे रखी हैं, तो यहाँ से हम लोग मोल निकाल लेंगे इसके, क्योंकि PV बराबर क्या होता है nRT, तो N बराबर क्या हो जाएगा PV बटे में RT। तो ये पहले N1 निकाल लेंगे P1 V1 R T1 से। अब ऐसे ही कुछ गैस हमने बाहर निकाल दी तो मोल की संख्या कम हो जाएगी, तो मोल दूसरी बार मोल की संख्या, तो मोल निकाल दिए तो ये P1 V1 T1 भी बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 V2 बटे R T2, ठीक है। अब इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, क्या? क्योंकि वो सिलेंडर है तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रेशर और टेम्परेचर बदल जाएगा। क्योंकि सिलेंडर है तो वह गैस जो है पूरे सिलेंडर में ही फैली रहेगी 30 लीटर में। तो अब हमको ये निकालना है कि कितना मोल कम हुआ, तो पता चल जाएगा जितना मोल कम हुआ तो मोल को गुणा कर देंगे 32 से, क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान कितना है 32 है, ये दिया रहा है 32 ग्राम पर मोल, ये जो मोलर मास है, तो बस उसको गुणा कर देंगे। तो देखो, तो पहले तो जो चीज़ें दे रखी हैं, परम दाब निकालना है तो 1 एटीएम जुड़ जाएगा उसमें, है ना। परम दाब मतलब होता है गेज का दाब और वायुमंडल दाब। गेज का दाब क्या होता है? परम दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर। तो परम दाब आ गया हमारा 16 एटीएम, तो 16 गुणा 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल में बदल गया। आयतन V1 दे रखा है 30 लीटर, इसको मीटर क्यूब में बदल देंगे गुणा 10 की घात -3 करके। तापमान दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पर इसको हमको केल्विन में चाहिए, तो 273 + 15 जोड़ के 300 + 300.15 केल्विन आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? पहले N1। तो N1 = कितना हो गया ये? देखो P1 V1 R T1, तो P1 हमको पता है, V1 हमको पता है, R हमको पता है, T1 पता है, सब रख के आ जाएगा 19.48 मोल। ठीक। अब दूसरी स्थिति में परम दाब कितना हो जा रहा है? तो 11 + 1 यानी कि 11 एटीएम बता रहा है वो, और 1 एटीएम जो है वो बाहर का जोड़ देंगे तो 12 एटीएम प्रेशर हो जाएगा गैस का। तो 12 एटीएम को फिर पास्कल में बदल दिया। आयतन उतना ही रहेगा क्योंकि सिलेंडर है, गैस पहले भी पूरे सिलेंडर में फैली हुई थी, बाद में भी उसमें फैली हुई है, तो 30 लीटर है तो इसको भी मीटर क्यूब में बदल दिया। तापमान घट गया है, 17 हो गया है, तो 17 को केल्विन में बदल दिया। अब ऐसे ही मोल की संख्या निकाल दी फिर से बाद में, तो बाद में मोल की संख्या आई 15.12, यानी कि मोल कम हो गए। कितने मोल कम हुए? तो 19.48 में से 15.12 घटा दिया, तो 4.36 मोल हटा दिए गए हैं, उसमें से इतनी गैस निकाल ली है।
अब 1 मोल का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, तो इतने मोल का क्या होगा, गुणा 4.36। तो ये आएगा ग्राम में आएगा, उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.1396 किलोग्राम। तो इतना द्रव्यमान की गैस बाहर निकाल दी गई है, तो जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है। अगला सवाल है, 5वां सवाल है कि वायु का एक बुलबुला जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है 40 मीटर गहरी झील की तली से, जहां ताप 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहां ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना है। देखो PV = क्या होता है, nRT। अब गैस तली पर थी, तली से उठकर ऊपर आ गई, सतह पर आ गई, तो nR तो नहीं बदलेगा, वो उतना ही रहेगा, PV और T बदलेंगे। तो इसका मतलब है P1V1/T1 = P2V2/T2 होना है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि जब वह पृष्ठ पर आता है तो उसका आयतन कितना होगा, यानी कि ये वाली चीज़ हमसे पूछी गई है V2, और ये बाकी सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं, है ना। तो V2, तो ये T2 इधर चले जाएगा और P1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 = P1V1T1/T1, नहीं ऊपर आएगा T2, और ये T1 P2। बस क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, V1 दे रखा है, T1 दे रखा है और T2 दे रखा है। प्रेशर की बात करते हैं तो P1 और P2 की बात करते हैं, यही मेन चीज़ है। तो P1 यानी कि झील इतनी गहरी है, ठीक है, यहाँ पर सतह है, बुलबुला आ रहा है, झील इतनी नीचे है, तो जब यहाँ पर बुलबुला है तब इस पर प्रेशर P1, तो इस पर प्रेशर क्या होगा, ये तो एक झील बना रही है जो ρgh प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और जब सतह पे आएगा तो सिर्फ कौन सा प्रेशर होगा, 1 atm, बस। तो P1 P2 भी मिल गया, तो सब मान रखेंगे तो V2 निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे कि पैंदी में बुलबुले का आयतन V1 हमको दे रखा है, उसको मीटर क्यूब में ही बदलना है, तापमान दे रखा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में बदल लो 273.15 जोड़ के। अब जब वो पृष्ठ पर आता है तो तापमान हो जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको भी जो है वो केल्विन में बदल दो। पृष्ठ पर आ रहा है तो दाब कितना है, 1 atm, क्योंकि ऊपर कोई पानी नहीं है, तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब 1 atm, उसको पास्कल में बदल लेंगे। अब D गहराई पर यानी कि 40 मीटर गहराई पर कितना दाब होगा, उसको P1 लेंगे, तो वहाँ पर एयर एटमॉस्फेयर प्लस ρgh या hρg, तो h हमको दे रखा है 40 मीटर, रो हमको पता है कितना है 10⁻³ पानी के लिए, G 9.8 होता है, तो यह गुणा भाग करके जोड़ के आता है 493.3 × 10⁻³ पास्कल। बस सारी चीज़ें मिल गई, हमको चाहिए V2, तो V2 बराबर होगा P1V1/T1 T2/P2। तो सारी चीज़ें रखेंगे एक एक करके और आंसर निकालेंगे हम अपना इस तरह से। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 5.263 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, चाहो तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हो, 5.263 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, अब छठा क्वेश्चन है अब कि एक कमरे में जिसकी धारिता 25 मीटर क्यूब है, यानी कि आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 atm दाब पर वायु के कुल अणुओं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, जलवाष्प और अन्य सभी के अवयवों के कण सम्मिलित हैं, की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला हमारे पास है, PV = NkBT, ठीक है। अब P जो है वो दाब है, V आयतन है, N जो है वो अणुओं की संख्या है, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T तापमान। तो यहाँ से हम N निकाल सकते हैं PV/kBT। अब P दे रखा है 1 atm, इसको बदल लेंगे,
V आयतन ये दे रखा है 25 मीटर क्यूब, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रखेंगे, T तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदल देंगे तो हमको मिल जाएगा N अणुओं की संख्या। तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे, PV इज इक्वल टू स्मॉल n KBT है, आप इसको कैपिटल N लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, कैपिटल N KBT है ना, और कैपिटल N का मान है अणुओं की संख्या कैपिटल N। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इसका मान है 1.38 गुणा 10 की घात -23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड पर केल्विन। कमरे का आयतन है V बराबर 25 मीटर क्यूब, तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदल लिया, दाब है 1 atm, इसको पास्कल में बदल लिया। अब यहाँ से N इजिकल टू हो जाएगा PV बटे KBT। तो P निकाल रखा है, V निकाल रखा है हमने, KB हमको पता है, T हमने केल्विन में बदल रखा है, 300.15 है उसको 300 रख लिया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसको काट पीट के आंसर लेके आए हम लोग 6.11 गुणा 10 की घात 26 अणु होंगे इस ताप, इस दाब और इस आयतन पर किसी कमरे में, जिसमें सभी मिक्स है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, जलवाष्प भी है, सब मिला के इतने अणु हैं। अगला सवाल है, हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का आंकलन कीजिए। कमरे के ताप पर, सूर्य के पृष्ठीय ताप पर 6000 केल्विन और 100 लाख केल्विन तारे के क्रोड का प्रारूपिक ताप पर। तो अब हमको पता है तापीय ऊर्जा E बराबर होता है 3/2 KBT। ठीक है, 3/2 इसलिए क्योंकि हीलियम जो है ये एक आणविक है तो 3/2 ही रहेगा। तो 3/2 KB तो कांस्टेंट रहेगा, T बदलता रहेगा, T पहले रख देंगे 27 को केल्विन में बदल के, और दूसरा रख लेंगे 6000, तीसरा रख लेंगे 10 लाख। तो सबके लिए E यानी कि औसत तापीय ऊर्जा निकल जाएगी और वह निकलेगी इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हम लोग E निकाल लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, उसको बदल लिया हमने केल्विन में 300.15। तो E होता है 3/2 KBT, KB का मान है 1.38 गुणा 10 की घात -23, आपको ये याद रखना है, गुणा 300.15। तो ये आएगा 6.21 गुणा 10 की घात -21 जूल। अब हम निकालेंगे 6000 केल्विन के लिए। बी वाला है कि सूर्य की सतह पर T दे रखा है 6000 केल्विन, बस T की जगह 6000 रख देना है और ये आ जाएगा 1.241 गुणा 10 की घात -19 जूल। और तीसरा दे रखा है तापमान 10 की घात 7 है ना, तो 7 लाख कितना दे रखा है हमको 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 लाख में 10 की घात 5, तो 100 लाख है तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 10 की घात 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की घात 7 रख देंगे, तो ये 2.07 गुणा 10 की घात -16 जूल। और नीचे नोट में लिख भी रखा है क्योंकि हीलियम एक परमाणविक है इसलिए 3/2 आएगा, है ना। द्वित परमाणविक के लिए फिर उसका कोटि देख के, यानी कि उसकी स्वतंत्रता कोटि के हिसाब से आता है। अगला सवाल है अब इसमें 8वां क्वेश्चन है कि समान धारिता के 3 बर्तनों में एक ही ताप और दाब पर गैसें भरी हैं। पहले बर्तन में नियॉन यानी कि एक परमाणविक हो गई, और दूसरे में जो है वो क्लोरीन है, द्विपरमाणविक हो गई, और तीसरे में जो है वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी कि बहुपरमाणविक गैस है। क्या तीनों बर्तनों में गैस के संगत अणुओं की संख्या समान है? ये बताना है कि तीनों में अणुओं की संख्या एक समान है, और यह भी बताना है क्या तीनों प्रकरणों में अणुओं की VRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल चाल समान है। तो देखो, तो जो पहले वाले का आंसर है उसमें तो होगा कि हाँ, क्योंकि एवोगैड्रो ने बोला है कि समान ताप दाब आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है PV = nRT होता है। अब
जब P1 V1 R1 T1 यानी कि P1 V1 T1 समान हो दो के लिए तो N भी क्या होगा, समान ही रहेगा। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गई कि सही है। दूसरा में VRMS, तो VRMS जो है, VRMS का फॉर्मूला होता है रूट 3RT अपॉन M। M क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, अणु का द्रव्यमान। अब अणु का द्रव्यमान तो बदल रहा है ना, ये 3RT नहीं बदल रहा है, पर VRMS किसके अब हो गया, 1/√M। तो M बदल रहा है, तो M जिसका कम होगा उसका VRMS अधिक होगा। इसीलिए तीनों में VRMS अलग अलग होगा कि तीनों के लिए, नियॉन के लिए, क्लोरीन के लिए और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के लिए ये जो कैपिटल M है वह अलग है, यानी कि परमाणु भार तीनों का अलग है। जिसका परमाणु भार कम होगा उसकी जो वेग है, अणुओं का वेग है, वो अधिक होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। तो पहले का आंसर हो जाएगा हाँ, एवोगैड्रो के समान अनुसार समान ताप दाब व गैसों की समान मात्रा पर अणु परमाणु की संख्या एक समान होती है, बट कि VRMS जो है वो समान नहीं होगा, क्योंकि VRMS होता है √3RT अपॉन M। तो VRMS हो जाएगा 1/√M के अनुपात में। तो यानी कि M जो है वो है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु भार जिसका कम होगा उसका VRMS ज़्यादा होगा। अगला सवाल है, 9वां क्वेश्चन है कि किस ताप पर ऑर्गन गैस सिलेंडर में अणुओं की VRMS -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस परमाणुओं की VRMS के बराबर होगी। ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। VRMS होता क्या है, VRMS होता है √3RT बटे में M। तो अब ये बोल रहा है कि अगर मैं VRMS ऑर्गन के लिए निकालूं तो ये होगा √3RT ऑफ आर्गन डिवाइड बाय M ऑफ आर्गन। M क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। अब ऐसे ही VRMS किसका, हीलियम का, तो √3RT ऑफ हीलियम बट्टे M ऑफ हीलियम। ठीक, अब ये बोल रहा है कि दोनों बराबर है तो बराबर कर दो। तो बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3RT ऑफ ऑर्गन डिवाइड बाय M ऑफ आर्गन बराबर √3RT ऑफ हीलियम बटे M ऑफ हीलियम। तो रूट से रूट कट हो गया, 3R से 3R कट हो गया, बचा T ऑफ ऑर्गन डिवाइड बाय M और T यानी कि टेम्परेचर ऑफ हीलियम बटे M ऑफ हीलियम। हमको चाहिए T ऑफ आर्गन, तो ये इधर चला जाएगा। सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस केल्विन वेल्विन में बदलना है। तो रखेंगे, आंसर आ जाएगा T ऑफ आर्गन इजिकल टू THE अपॉन MHE इंटू M ऑफ आर्गन। तो T टेम्परेचर दे रखा है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदल लेंगे। M ऑफ हीलियम ये दिया हुआ है 4, M ऑफ आर्गन ये दिया हुआ है 39.9। बस इसमें मान रखेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। तो ऊपर की सारी कहानी वही है, बस आप यहाँ से देखो ये वाला T ऑफ आर्गन बराबर T ऑफ हीलियम, M ऑफ आर्गन बराबर बटे में M ऑफ हीलियम। तो वो रखा हमने, यहाँ पर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, केल्विन में -20 को, और ये 39.9 बटे 4 दे रखा है, दोनों को गुणा भाग करके 2523.675 केल्विन आएगा। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम भी किया जा सकता है इसको। चलो अगला क्वेश्चन है अब 10वां प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में 2 ATM दाब एवं 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन अणुओं के माध्य मुक्त पथ एवं संघट आवर्ती का आकलन करना है। नाइट्रोजन अणु की त्रिज्या हमको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम,
संघट्ट काल की तुलना अणुओं द्वारा दो संघटों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक चलने में लगे समय से करनी है। अब इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि माध्य मुक्त पथ, ठीक है, पहले माध्य मुक्त पथ की बात करते हैं, L। तो L का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अब d और √2 पाई ये तो हमको पता है, d यानी कि त्रिज्या दे रखी है, d यानी कि उसका व्यास हो जाएगा, त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे। n क्या होता है? तो n होता है प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, मतलब कुल अणु बटे में आयतन। तो ये कहाँ से मिलेगा? देखो ये हमको मिलेगा अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है PV = NKBT, KB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम ये V इधर लेके जाते हैं और KBT को इधर लेके आते हैं, P/KBT बराबर N/V, V इधर आ गया N/V, तो यही तो स्मॉल n है। तो स्मॉल n को हम लोग P/KBT लिख सकते हैं। अब P प्रेशर दे रखा है 2 atm और KB तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग स्मॉल n निकालेंगे, तो स्मॉल n का मान यहाँ पर रखेंगे, d हमको पता है व्यास 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा और √2 पाई तो पता ही हुआ। तो हमको क्या मिल जाएगा? माध्य मुक्त पथ। अब दूसरी चीज इसमें बोल रहा है कि संघट्ट आवृत्ति, क्या? संघट्ट आवृत्ति। अब संघट्ट आवृत्ति के लिए भी हमने फॉर्मूला निकाल रखा है कुछ तो प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या ये होती है कि VRMS बटे में माध्य मुक्त पथ L तो हमने निकाल रखा है, यहाँ से VRMS चाहिए। तो VRMS क्या होता है? तो VRMS होता है हमारा, अभी हमने निकाल रखा है, √3RT बटे में M। तो ये R हमको पता है, T हमको पता है, M नाइट्रोजन का दे रखा है 28 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग VRMS निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी हमको। तो पहले इस प्रकार से हम इसका माध्य मुक्त पथ निकाल लेते हैं कि L बराबर क्या होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। N जो होता है गैस के अणुओं का घनत्व, यानी कि एकांक आयतन में गैस के अणुओं की संख्या। तो PV = होता है NKBT। आप N डैश भी ले सकते हो या कैपिटल N लोगे तो भी चलेगा, यानी कि स्मॉल n आया P/KT। ठीक, अब इसका मान यहाँ पर रख दिया हमने, n की जगह क्या रख दिया P, और बटे KT रखेंगे तो KT ऊपर आ जाएगा ये, और सारे मान रखेंगे, फिर एक एक करके इसको गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 1.11 गुणा 10⁻⁷ मीटर। अब हमको निकालना है आवर्ती। आवर्ती यानी कि प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या, और हम वो बोल रहे हैं कि वो किसके बराबर है? VRMS बटे में L। अब VRMS होता है √3RT/M, तो पहले VRMS निकाल लेते हैं। तो VRMS हमारा आ जाएगा √3RT/M। तो R हमको पता है 8.314, और T यानी कि तापमान कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273.15 जोड़ो 290.15 केल्विन आ गया। अणुभार जो है वो 28 ग्राम है, और उसको kg में बदल लेंगे गुणा 10⁻³ करके, और VRMS निकाल लेंगे 508.26 मीटर प्रति सेकंड। तो अब क्या करना है? बस VRMS बटे में L करना है। ठीक है, VRMS बटे में L। तो हमको क्या मिल जाएगा? आवर्ती, प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या। अब दूसरी चीज इसमें क्या बोल रहा है कि संघट्ट काल की तुलना अणुओं द्वारा दो संघट्टों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लगे समय से करनी है हमको। ठीक है, यानी कि दो संघट्टों के बीच का समय। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संघट्ट काल निकालें, यानी कि संघट्ट में लिया गया समय। तो संघट्ट में लिया गया समय T किसके बराबर आएगा? D।
बटे VRMS, ठीक है, D बटे VRMS। और दो टक्करों के बीच उसको अगर T डैश ले लें तो ये किसके आएगा, यानी कि दो माध्य मुक्त पथ कितना है L और यहाँ पर वेग कितना है VRMS। बस इन दोनों की तुलना करनी है। तो इन दोनों को हम लोग मान निकाल लेंगे और उसकी तुलना करेंगे फिर। तो पहले यहाँ पे संगत आवर्ती निकाल लेंगे, VRMS बटे में L, VRMS हमने निकाल रखा है 508.26 और L भी निकाल रखा है, तो दोनों को भाग करना है बस। तो ये आ जाएगा कि 5.1 गुणा 10⁹ प्रति सेकंड इतनी टक्कर हो रही है प्रति सेकंड में। अब संगत में लिया गया समय, तो संगत में कितना समय लगेगा, तो D यानी कि उसका व्यास बटे वेग, तो ये आ जाएगा D उसका व्यास है अणु का, तो D उसको मीटर में बदल लिया, एंगस्ट्रॉम में दे रखा था, और बटे में VRMS, तो ये तो संघट में इतना टाइम लग रहा है। और दो क्रमागत संघट यानी कि एक संघट यहाँ पर हुई, उसके बाद माध्य मुक्त पथ यानी कि यहाँ पर ऐसा पथ जहाँ पर कोई भी टक्कर नहीं होगी, फिर दूसरी टक्कर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना समय लगा, तो दूरी बटे में वेग, वही समय होता है। तो दूरी, माध्य मुक्त पथ और VRMS, तो ये आएगा 2 गुणा 10⁻10 सेकेंड। तो अब इसकी और इसकी तुलना करनी है, तो तुलना करनी है तो दोनों को भाग कर देंगे, तो ये आता है आपका, अतः क्रमागत टक्करों में लिया गया समय एक टक्कर में लिए गए समय का 500 गुना है। अतः गैस का एक अणु अधिकांशतः स्वतंत्रतः विचरण करता है, यानी कि वह क्रमागत टक्कर में बहुत देर बाद वो 500 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो 10 क्वेश्चन थे इसमें, 10 के 10 हमने सॉल्व कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।